हमारे पास आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है। उत्तरी आयरलैंड के तट पर स्थित जायंट्स कॉजवे ब्रिटेन की सबसे खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में से एक है। हमारे पास मोबाइल फोन से ली गई इसकी कुछ फुटेज है। जरा सोचिए, एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़े होना जो 5000 से अधिक वर्षों से बंद पड़ा है। यह किसी घर का दरवाजा नहीं था, न ही किसी तिजोरी का दरवाजा था, बल्कि यह ठोस पत्थर से तराशा हुआ एक दरवाजा था जिसका वजन कई टन था और इसे पहाड़ी के किनारे में इतनी सटीकता से सील किया गया था कि हजारों वर्षों तक इसके पास से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को यह एहसास भी नहीं हुआ कि यह वहां मौजूद था। सेल्ट्स ने इसे नहीं खोला, वाइकिंग्स ने इसे नहीं खोला, नॉर्मन्स इसके ठीक बगल से गुजर गए। पूरी सभ्यताएं उठीं और नष्ट हो गईं, और यह दरवाजा बस वहीं चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। फिर 1699 में आयरलैंड की बॉयने घाटी में मजदूरों के एक समूह को एक बड़ी पहाड़ी समझकर वहां से पत्थर निकालने के लिए भेजा गया। उनके औजारों ने किसी ऐसी चीज को छुआ जो मिट्टी नहीं थी। मिट्टी की परतों और सावधानीपूर्वक ढेर किए गए 200,000 टन नदी के पत्थरों के पीछे उन्हें एक ऐसा मार्ग मिला जो घोर अंधेरे में जाता था और उस नक्काशीदार पत्थर की पटिया के पीछे बंद था। यह लगभग ईसा पूर्व से अपनी जगह से हिला नहीं था। उन्होंने उसे खोला और उस अंधेरे से जो कुछ निकला उसे पूरी तरह समझने में 300 से अधिक वर्ष लग गए, क्योंकि उस कक्ष के भीतर छिपा सबसे महत्वपूर्ण रहस्य उस समय उपलब्ध किसी भी चीज से देखा, छुआ या मापा नहीं जा सकता था। इसके लिए ऐसी तकनीक की आवश्यकता थी जो अगले 3 शताब्दियों तक अस्तित्व में नहीं आई थी। अंततः उन्हें जो मिला उसने आयरलैंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले पाषाण युग के किसानों के एक समूह को प्राचीन मिस्र के देव राजाओं से जोड़ दिया। प्रागैतिहासिक सभ्यता के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को उलट दिया और एक ऐसे प्राचीन मिथक की पुष्टि की जिसे विद्वान सदियों से कोरी लोक कथा मानकर खारिज करते रहे थे। यह न्यू ग्रेन्स की कहानी है और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें कुछ भी वैसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। अंदर जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। उस सीलबंद दरवाजे के पीछे की इमारत काउंटी मीथ में एक हिमनदी पर्वतमाला पर स्थित है जो समुद्र तल से 61 मीटर ऊपर है और बॉयने नदी के किनारे स्थित है। यह टीला 85 मीटर चौड़ा, 13 मीटर ऊंचा है और 1 एकड़ से अधिक भूमि को कवर करता है। यह 97 पत्थरों से घिरा हुआ है, जिनमें से कई पर सर्पिल और ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं जिन्हें पृथ्वी पर कोई भी जीवित भाषा नहीं समझ सकती। इसे 1993 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जिसे असाधारण सार्वभौमिक महत्व का माना जाता है। लेकिन ये शब्द आपको इस बात के लिए तैयार नहीं करते कि यह वास्तव में क्या है। इमारत का बाहरी हिस्सा सफेद क्वार्ट्ज से ढका हुआ है, जिसे विक्लो पर्वतों से 70 किलोमीटर दूर से लाया गया था, और गहरे ग्रेनाइट के पत्थरों से जिन्हें मोर्न्स से 80 किलोमीटर दूर से लाया गया था। अंदर का मार्ग 19 मीटर लंबा है, जिसे 450 पत्थर की शिलाओं से बनाया गया है। यह एक केंद्रीय कक्ष की ओर जाता है जिसकी छत कोरबेल्ड वॉल्ट से बनी है, जिसमें पत्थरों की परतें एक दूसरे पर चढ़ी हुई हैं और 6 मीटर ऊपर उठकर शिखर पर एक ही पत्थर से समाप्त होती हैं। अब वो बात सुनिए जो आपको चौंका देगी। इस छत की कभी मरम्मत नहीं हुई, कभी सीमेंट से सील नहीं की गई, कभी इसमें से पानी नहीं टपका। 5200 सालों से इसने आयरलैंड की सर्दियों में भी अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से सूखा रखा है, सिर्फ पत्थर के कोण के सहारे। प्रत्येक कोष्ठक का बाहरी किनारा थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ है, जिससे बारिश का पानी अंदर की ओर बह जाता है। यह पृथ्वी पर हजारों वर्षों से जीवित सबसे पुरानी छत वाली संरचना है, और इसे बनाने वाले लोगों के पास न तो धातु थी, न पहिए, न ही बोझ ढोने वाले जानवर और न ही कोई लिखित भाषा। वे पाषाण युग के किसान थे। उन्होंने जो ढांचा बनाया वह पिछले 200 वर्षों में बनी अधिकांश इमारतों से कहीं अधिक जलरोधी है, टवर्डिवेडी है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि इंजीनियरिंग कोई रहस्य नहीं है।
बल्कि इंजीनियरिंग ही वह चीज है जिसके पीछे रहस्य छिपा हुआ था। यूनिवर्सिटी कॉलेज कॉर्क के प्रोफेसर माइकल जे ओकेली ने 1962 की गर्मियों में न्यू ग्रेन्स में खुदाई शुरू की थी। जो परियोजना 1 या 2 सीजन की होनी थी, उसमें उनके जीवन के 13 साल लग गए। हर गर्मियों में 4 महीने तक ओकेली और उनकी टीम उस मार्ग से रेंगते हुए जाती, फर्श की खुदाई करती, हर नक्काशीदार पत्थर का दस्तावेजीकरण करती और धीरे धीरे टीले की बाहरी परत को हटाकर यह समझने की कोशिश करती कि उसका निर्माण कैसे हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो वह स्थान बदहाल स्थिति में था। पेड़ों ने टीले को चीर डाला था, खरगोशों के बिलों ने संरचना को तहस नहस कर दिया था। 19वीं सदी के एक भूस्वामी ने अपने बगीचे की दीवारों के लिए टीले से पत्थर निकाले थे। कक्ष के अंदर किसी ने अखबार में छपे एक लेख से प्रेरित होकर, जिसमें दावा किया गया था कि अंदर खजाना दबा हुआ है, अंतिम खांचे में स्थित बेसिन के पत्थर को हथौड़े से तोड़ दिया, उसके नीचे एक गड्ढा खोद दिया और प्रसिद्ध ट्रिपल स्पाइरल ऑनर्थोस्टेट C10 के आधार को तोड़ दिया। टिड्डी नार्सनहार तोड़ दिया। 1903 में बने पत्थर के सांचे से प्राप्त दंत प्लास्टर के अवशेष कई सतहों पर लगे हुए थे। ओकेली की टीम ने कक्ष के फर्श की खुदाई मूल नवपाषाणकालीन जमीन के स्तर तक की। उन्हें जो कुछ मिला वह नगण्य था। कम से कम 5 व्यक्तियों के अस्थिखंड, 7 पॉलिश किए हुए पत्थर के कंचे, 4 लटकन, 2 मनके, 1 चकमक पत्थर का टुकड़ा, 1 अस्थि छेनी और अस्थि पिन के टुकड़े। 263 वर्षों की लूटपाट ने मूल सामग्री का अधिकांश हिस्सा छीन लिया था, लेकिन एक बात निर्विवाद थी। इस कक्ष में मृतकों को दफनाया गया था। किनारों पर बने खांचे में खुदे हुए ग्रेनाइट के बेसिन, जिनमें से 1-1 मीटर लंबा और 0 मीटर चौड़ा है, और उसके अंदर एक छोटा बेसिन बना हुआ है, विशेष रूप से दाह संस्कार किए गए मानव अवशेषों को रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। कोई व्यक्ति अपने मृतकों को यहां लाया, उन्हें इन पत्थर के कुंडों में रखा, दरवाजा बंद किया और चला गया। वे लोग कौन थे और इस विशेष स्थान को ही क्यों चुना गया, इसका उत्तर ओकेली अभी तक नहीं दे पाए थे। फिर दिसंबर 1967 में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इस प्रश्न को पूरी तरह से बदल दिया। प्रवेश द्वार के ऊपर की वनस्पति हटाते समय ओकेली की टीम को मुख्य द्वार के ठीक ऊपर पत्थर में कटा हुआ एक आयताकार छेद मिला। यह छेद क्रिस्टलीकृत क्वार्ट्ज के एक वर्गाकार ब्लॉक से आधा बंद था। उस क्वार्ट्ज ब्लॉक की सतह पर खरोंचें थीं, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण थीं कि इसे शटर या खिड़की के पर्दे की तरह कई बार आगे पीछे सरकाया गया था। ऐसा लगता है मानो किसी ने सदियों से इस छेद को बार बार खोला और बंद किया हो। ओकेली ने इसे रूफ बॉक्स कहा और इसके उपयोग के बारे में उनका एक सिद्धांत था, लेकिन वे किसी विशिष्ट तिथि की प्रतीक्षा किए बिना इसे साबित नहीं कर सकते थे। 21 दिसंबर 1967 की सुबह वे भोर से पहले अकेले ही उस कक्ष में गए और अंधेरे में खड़े रहे। उसके पीछे का मार्ग 19 मीटर लंबा था और 1 मीटर के निर्धारित ढलान पर ऊपर की ओर जाता था। अंदर का तापमान स्थिर था, हवा बिल्कुल शांत थी। वह इंतजार करता रहा। शीतकालीन संक्रांति के दिन जैसे ही सूर्योदय हुआ, प्रकाश की एक किरण छत के बॉक्स से अंदर आई, पूरे 19 मीटर के मार्ग को पार किया और पीछे हटने से पहले ठीक 17 मिनट तक कक्ष को सुनहरे प्रकाश से भर दिया। स्मारक के निर्माताओं ने इसे इस तरह से निर्मित किया था कि साल में एक बार, साल के सबसे छोटे और सबसे अंधेरे दिन, सूर्य की रोशनी मृतकों के कक्ष में प्रवेश कर सके। पूरी संरचना अपने पूरे 200,000 टन वजन के साथ एक सटीक खगोलीय उपकरण थी, जिसे उप डिग्री सटीकता के साथ कैलिब्रेट किया गया था और जिसका लक्ष्य उस केंद्रीय कक्ष के भीतर एक ही बिंदु पर था। ओकेली समझ गए थे कि यह जानबूझकर किया गया था। वह समझ गए थे कि यह असाधारण था। उन्हें यह नहीं पता था और 1967 में उन्हें यह पता नहीं चल सकता था कि वास्तव में उस प्रकाश की किरण में किसकी हड्डियां थीं और उनका वहां होना इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उस सवाल का जवाब अभी भी 53 साल दूर था। जब ओकेली न्यू ग्रेन्स में काम कर रहे थे, उसी दौरान एक अन्य पुरातत्वविद यूनिवर्सिटी कॉलेज
डबलिन के प्रोफेसर जॉर्ज योगन ने उत्तर पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर एक टीले की खुदाई शुरू की। उस जगह का नाम नोथ था और देखने में वह न्यू ग्रेन्स जैसी ही लगती थी, लेकिन अंदर जो कुछ था वह इस तरह से अलग था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नोथ में एक नहीं बल्कि 2 स्वतंत्र मार्ग वाले मकबरे मिले, जिनमें विपरीत दिशाओं से प्रवेश किया जाता था। है पूर्वी मार्ग 40 मीटर लंबा है, जो पश्चिमी यूरोप में सबसे लंबा महापाषाणकालीन मार्ग है। मुख्य टीले के चारों ओर 18 सहायक मकबरे समूह में स्थित हैं, लेकिन वास्तव में आश्चर्यजनक खोज कलाकृति थी। योगन की खुदाई में अंततः 390 नक्काशीदार पत्थर, सर्पिल समच तुर्भुज, संकेंद्रित चाप, सर्पाकार रेखाएं, अर्धचंद्राकार आकृतियां और ऐसे पैटर्न सूचीबद्ध किए गए जो प्राचीन दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते थे। इस एक स्थल में आयरलैंड की सभी महापाषाण कलाकृतियों का 46% और पश्चिमी यूरोप की सभी महापाषाण कलाकृतियों का 1/3 से अधिक हिस्सा मौजूद है। पूर्वी कक्ष के अंत में ऑनर्थोस्टेट 47 नामक पत्थर पर की गई एक विशेष नक्काशी को शोधकर्ता फिलिप स्टूक ने चंद्रमा की सतह का संभावित नक्शा बताया है। यदि यह सही है तो यह मानव हाथों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे पुराना नक्शा होगा, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व का है। लेकिन नोथ में मौजूद कलाकृति को महज प्रभावशाली होने के बजाय बेहद विचलित करने वाली बात यह है कि इसका अधिकांश भाग पत्थरों के पिछले हिस्से पर उकेरा गया था, जो स्मारक के पूरा होने के बाद पूरी तरह से अदृश्य हो गया। किसी ने इसे जानबूझकर छिपाया था। निर्माणकर्ताओं ने जानबूझकर अपनी सबसे जटिल और श्रमसाध्य कृति को ऐसी जगह छिपा दिया जहां जहां कोई भी जीवित मनुष्य उसे फिर कभी न देख सके। यही एक तथ्य सब कुछ बदल देता है। ये लोग जीवित प्राणियों के लिए निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आगंतुकों के लिए भी निर्माण नहीं कर रहे थे। वे उन कब्रों का निर्माण उन लोगों के लिए कर रहे थे जिनके बारे में उनका मानना था कि वे हमेशा के लिए उन कब्रों के अंदर रहेंगे। और अब जाकर हमें यह समझ में आने लगा है कि वह कौन था। 2017 में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की पुरातत्वविद डॉक्टर क्लियोधना नी लियोनैन डाउथ हॉल नामक 18वीं सदी की हवेली में चल रहे जीर्णोद्धार के दौरान नियमित निर्माण कार्य की निगरानी कर रही थी। यह संपत्ति ब्रू ना बोइन ने यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र के भीतर स्थित थी और ज्ञात पुरातात्विक विशेषताओं से घिरी हुई थी। इस संपत्ति पर पहले से ही 2 प्रलेखित मार्ग मकबरे के टीले मौजूद थे, जिनमें से एक का शीर्ष पत्थर सदियों पहले टूट गया था, जिससे नीचे का कक्ष उजागर हो गया था। मूल भूस्वामियों ने अपने शराब के तहखाने के निर्माण के लिए दोनों टीलों से पत्थर का इस्तेमाल किया था। नीलियोनैन को घर के दक्षिण और पश्चिम किनारों पर जो मिला, उसने सब कुछ रोक दिया। एक तीसरा मार्ग मकबरा, जो पहले पूरी तरह से अज्ञात था, सीधे हवेली की नींव के नीचे स्थित था। महापाषाण कला से तराशे गए पत्थर, जल द्वारा तराशे गए सफेद क्वार्ट्ज से भरा एक टीला, पश्चिमी भाग में 2 दफन कक्ष, लगभग 40 मीटर व्यास का, लगभग 5500 वर्ष पुराना। यूसीडी के डॉक्टर स्टीव डेविस ने इसे पिछले 50 वर्षों में आयरलैंड में हुई सबसे महत्वपूर्ण महापाषाणकालीन खोज बताया। डाउथ हॉल में स्थित दूसरे कक्ष की खुदाई आज तक नहीं हो पाई है, और यही बॉयने घाटी की एक असहज सच्चाई है। हमें लगातार नई नई कब्रें मिलती रहती हैं। जब भी हम इनमें से कोई एक खोलते हैं, हमें वही चीजें मिलती हैं: जली हुई हड्डियां, नक्काशीदार कुंडबंद रास्ते, खगोलीय संरेखण। सवाल कभी यह नहीं रहा कि इन स्मारकों के अंदर क्या है। यह तो हम एक सदी से जानते हैं। सवाल यह है कि कौन है। प्राचीन जगत की सबसे सटीक इंजीनियरिंग वाली संरचनाओं में
किसे रखा जा रहा था और ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती थी कि इस स्तर के प्रयास को उचित ठहराया जा सके? इस प्रश्न का उत्तर पत्थर या मिट्टी से नहीं दिया जा सकता था। इसके लिए डीएनए की आवश्यकता थी और 2020 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन की एक टीम को आखिरकार एक प्राचीन हड्डी के टुकड़े से जवाब निकालने की तकनीक मिल गई। लेकिन उन्होंने जो पाया उससे कहानी स्पष्ट नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से बदल गई। जून 2020 में ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के आनुवंशिकीविद डॉक्टर लारा कैसिडी और प्रोफेसर डैनियल ब्रैडली ने जर्नल नेचर वॉल्यूम 582 में एक अध्ययन प्रकाशित किया। उन्होंने 6,600 से 4,500 साल पहले आयरिश कब्रों में दफन 44 व्यक्तियों से संपूर्ण जीनोम डीएनए निकाला और उसका अनुक्रमण किया था। उन 43 जीनोमों में से एक सामान्य था, लेकिन एक असाधारण था। NG10 नामक यह जीनोम न्यूग्रेन्स के सबसे पवित्र स्थान ओनर्थोस C10 पर प्रसिद्ध तिहरे सर्पिल नक्काशी के नीचे केंद्रीय कक्ष के दाहिने हिस्से में पाया गया था। उनकी हड्डियां 5,000 साल पहले उस ग्रेनाइट के दोहरे कुंड में रखी गई थीं। उनके डीएनए में एक ऐसा पैटर्न दिखा जो कैसिडी ने दुनिया में कहीं भी किसी प्राचीन जीनोम में कभी नहीं देखा था। उनकी वंशानुगत तो प्रतियां असामान्य रूप से एक जैसी थीं। सांख्यिकीय विश्लेषण ने व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसके माता पिता करीबी रिश्तेदार थे, भाई बहन या माता पिता और बच्चे। हर संस्कृति और हर युग में मानव समाजों में करीबी रिश्तेदारी में यौन संबंध लगभग एक सार्वभौमिक वर्जित विषय है। पूरे इतिहास में केवल 3 ही ऐसी सभ्यताएं दर्ज हैं जिन्होंने इसे जानबूझकर आधिकारिक नीति के रूप में अपनाया था। मिस्र के फराओन का सम्राट और हवाई के शाही परिवार। और तमात से ही हर मामले में यह केवल शासक वर्ग तक ही सीमित था। ऐसे व्यक्ति जिन्हें देवता माना जाता था, जो आम लोगों पर लागू होने वाले नियमों के अधीन नहीं थे। नवपाषाण काल के आयरलैंड के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक के सबसे पवित्र कक्ष में ऐसे मिलन के परिणाम का मिलना केवल 2 ही बातों का संकेत देता है। या तो यह आनुवंशिक अनुसंधान के इतिहास में सबसे सांख्यिकीय रूप से असंभव संयोग था, या फिर मिस्र द्वारा अपना पहला पिरामिड बनाने से 500 साल पहले आयरलैंड में देव राजा थे। लेकिन कैसिडी की टीम को कुछ और मिला, कुछ और भी उल्लेखनीय। NG10 आनुवंशिक रूप से उन व्यक्तियों से संबंधित था जिन्हें काउंटी स्लाइगो में कैरोमोर और कैरोकील और काउंटी डाउन में मिलिन बे में दफनाए गए मार्ग कब्रों में दफनाया गया था। ये स्थल न्यूग्रेन्स से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट की प्रोफेसर एलिन मर्फी ने इस खोज पर विचार करते हुए कहा कि यह सोचना काफी अविश्वसनीय है कि एक अनाचारपूर्ण संबंध से पैदा हुआ और न्यूग्रेन्स के अंदर दफनाया गया यह व्यक्ति जैविक रूप से उन लोगों से संबंधित था जो सैकड़ों मील दूर स्थित महापाषाणकालीन कब्रिस्तानों में दफन है। यह कोई स्थानीय सरदार नहीं था, यह एक नेटवर्क था, एक पारिवारिक समूह था जिसकी पूरे द्वीप में कम से कम 500 वर्षों से कुलीन दफन स्थलों तक पहुंच थी। अब इन दोनों निष्कर्षों को एक साथ मिलाकर देखें और इसके पूरे महत्व को समझें। एक ऐसे व्यक्ति को दफनाया गया है जिसका जन्म सगे संबंधियों के बीच यौन संबंध से हुआ है। एक ऐसी प्रथा जो हर जात सभ्यता में केवल उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित थी जो प्राकृतिक शक्तियों पर दैवीय अधिकार का दावा करते थे। उसे पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे कक्ष में दफनाया गया है जिसे जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है कि संक्रांति का सूर्य वर्ष में एक बार उसमें प्रवेश करता है। यह वास्तुकला केवल उन्हें सम्मान देने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी पौराणिक कथा का जीवंत चित्रण थी। यह मकबरा एक ऐसी मशीन थी जो उनकी दिव्य स्थिति को साल में एक बार
उस दिन शाब्दिक रूप से प्रकट करती थी जब अंधकार अपने चरम पर होता है और प्रकाश देवराजा तक पहुंचता है। स्वयं सूर्य भी उन्हें स्वीकार करने आता है। इतना ही अपने आप में असाधारण होगा, लेकिन फिर यह भी है 11वीं शताब्दी की एक आयरिश पौराणिक कथा, जिसे न्यूग्रेन्स के सील होने के 4000 साल बाद लिखा गया था। एक ऐसे युग में जब जीवित लोगों में से किसी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कक्ष के अंदर क्या था या वहां किसे दफनाया गया था। एक निर्माता राजा की कहानी बताती है, जिसने अपनी बहन के साथ सोकर सूर्य की दैनिक गति को फिर से शुरू किया। यह मिथक बोएने घाटी में घटित होता है। पास में स्थित डाउथ के मकबरे का मध्यकालीन आयरिश नाम फर्टेटुएल है, जिसका अर्थ है पाप की पहाड़ी या व्यभिचार की पहाड़ी। सदियों तक विद्वानों ने इसे केवल एक दिलचस्प लोक कथा माना, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर डीएनए ने पुष्टि की कि भाई बहन के बीच हुए अनाचार से पैदा हुए एक व्यक्ति को ठीक उसी कक्ष में रखा गया था जिसे संक्रांति का सूर्य ठीक उसी तरह प्रकाशित करता है जैसा कि पौराणिक कथा में वर्णित है। इस अध्ययन में शामिल पुरातत्वविद डॉक्टर रोस ओ माउल्डुइन ने उस मिथक के अनाचार संबंधी पहलू के लिए संभावित प्रागैतिहासिक मिसाल की खोज को असाधारण बताया। कई शोधकर्ताओं ने तब से इसे अब तक की सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली मौखिक परंपरा के रूप में वर्णित किया है। एक ऐसी कहानी जो विज्ञान द्वारा वास्तविक घटनाओं पर आधारित साबित होने से पहले 4000 वर्षों तक दोहराई जाती रही, लेकिन हर कोई इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करता और यहीं से कहानी वास्तव में जटिल हो जाती है। जून 2025 में यॉर्क विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पेनी बिकले और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन की एसोसिएट प्रोफेसर जेसिका स्मिथ के नेतृत्व में एक टीम ने कैम्ब्रिज आर्कियोलॉजिकल जर्नल में एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसने देव राजा की अवधारणा को सीधे चुनौती दी। उनकी आपत्तियां सटीक और गंभीर थीं। मार्ग मकबरे में दफनाए गए शवों के बीच आनुवंशिक संबंध बहुत दूर के थे, जो कि अधिक से अधिक द्वितीय चचेरे भाई बहन के स्तर के थे और एक मजबूत शासक राजवंश के दावे का समर्थन नहीं करते थे। न्यूग्रेन्स के आंतरिक भाग में उचित खुदाई शुरू होने से पहले कई वर्षों तक अव्यवस्था बनी रही, जिसका अर्थ है कि NG10 हड्डी का टुकड़ा संभवतः अपनी मूल स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नवपाषाणकालीन आयरलैंड में उस बुनियादी ढांचे का कोई प्रमाण नहीं मिलता जो अन्य सभी ज्ञात सभ्यताओं में शाही सत्ता के साथ हमेशा मौजूद रहता है। न कोई बस्ती पदानुक्रम, न कोई केंद्रीकृत व्यापार नेटवर्क, न कोई शिल्प विशेषज्ञता, इनमें से कुछ भी नहीं। पीकल्स का दृष्टिकोण स्पष्ट था। यह बिल्कुल भी निश्चित नहीं है कि न्यूग्रेन्स ही NG10 का पहला दफन स्थल था। उनकी हड्डियां कहीं और से भी लाई जा सकती थीं। इनके वैकल्पिक अर्थ भी काफी ठोस हैं। ये गलियारे नुमा मकबरे शाही समाधि स्थल नहीं थे। ये पीढ़ियों से सामूहिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले सामुदायिक सभा स्थल थे। इस समाज में रिश्तेदारी रक्त संबंध से नहीं, बल्कि साझा श्रम और साझा समारोहों से परिभाषित होती थी। NG10 का अनाचार मामला एक अलग थलग अपवाद था, किसी नीति का प्रमाण नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि इन कब्रों में शवों को नियमित रूप से जलाया जाता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे और आपस में मिला दिया जाता था। इसलिए जिन लोगों ने NG10 को उस कुंड में रखा था, उन्हें शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके माता पिता कौन थे। स्मिथ ने इसे स्पष्ट रूप से कहा, चूंकि इन कब्रों में पाए गए कई शवों को तोड़कर दाह संस्कार के अवशेषों के साथ मिला दिया गया था, इसलिए यह वास्तव में स्पष्ट नहीं है कि न्यूग्रेन्स में NG10 को दफनाने वाले लोगों को इस बात की कोई जानकारी थी कि वह जीवित रहते कौन था।
ईश्वर राजा या अपवाद राजवंश या लोकतंत्र हड्डियां एक जैसी हैं। आंकड़े बिल्कुल समान हैं। असली मुद्दा व्याख्या का है। यह बहस अब यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के सबसे सक्रिय विवादों में से एक है और इसका समाधान अभी दूर दूर तक नहीं हुआ है। 2020 के अध्ययन से एक अंतिम खोज सामने आई है जिसे मीडिया में लगभग कोई कवरेज नहीं मिली, क्योंकि अनाचार की खबर ने इसके आसपास की हर चीज को ढक लिया था। लेकिन कई शोधकर्ताओं के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण खोज है। आयरलैंड द्वीप पर सबसे पुरानी जात दफन संरचना काउंटी क्लेयर में स्थित पॉलनाब्रोन पोर्टल मकबरे में कैसिडी की टीम ने एक शिशु लड़के के अवशेषों की पहचान की। डीएनए विश्लेषण ने पुष्टि की कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम था। उसके दांतों के आइसोटोप विश्लेषण से एक ऐसा आहार पैटर्न सामने आया जो स्तनपान के अनुरूप था। उनकी अच्छी देखभाल की गई, उन्हें भरपूर पोषण दिया गया और जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें आयरलैंड के सबसे पवित्र मकबरों में से एक में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। यह विश्व भर के पुरातात्विक अभिलेखों में डाउन सिंड्रोम का सबसे पहला पुष्ट निदान है और यह किसी कूड़े के ढेर में नहीं किसी बस्ती के किनारे की खाई में मिला, बल्कि एक ऐसे स्मारक में मिला जिसे बनाने में दशकों लगे और जो असाधारण महत्व वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित था। सत्ता के बारे में, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बारे में और मृत्यु के बाद किसे सम्मानित किया जाना चाहिए, इस बारे में इस समाज की जो भी मान्यताएं हों, दृश्य भिन्नता बहिष्कार का आधार नहीं थी। एक बच्चा जिसे कई बाद की कथित तौर पर अधिक उन्नत सभ्यताओं में त्याग दिया जाता या इससे भी बदतर स्थिति में डाल दिया जाता, उसे इसके बजाय उस व्यक्ति के रूप में माना गया जो उनके समुदाय द्वारा दिए जा सकने वाले सर्वोच्च सम्मान के योग्य था। 5000 साल बाद हमने उस सीलबंद पत्थर के दरवाजे को खोला, धूल और टुकड़ों से डीएनए निकाला और उस बात का सबूत पाया जिसे आधुनिक दुनिया के कुछ हिस्से आज भी अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं कि जीवन का मूल्य किसी मानक के अनुरूप होने से निर्धारित नहीं होता है। न्यूग्रेन्स टीले का 2/3 हिस्सा अभी तक खोदा नहीं गया है। ओकेली ने इसे जानबूझकर इसी तरह छोड़ दिया था। उनकी पत्नी क्लेयर द्वारा 1982 में मरणोपरांत प्रकाशित उनकी अंतिम उत्खनन रिपोर्ट में एक ऐसा अंश है जो भविष्य के लिए एक संदेश जैसा लगता है। उन्होंने लिखा कि उनका मानना था कि शेष 2/3 भाग को भविष्य के उत्खननकर्ता के लिए छोड़ देना चाहिए, जो नए ज्ञान और संभवतः बेहतर विधियों के साथ काम करते हुए अपने निष्कर्षों का परीक्षण, जांच और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बड़े अछूते क्षेत्रों का लाभ उठा सके। डाउथ हॉल में एक दूसरा कक्ष अभी भी उत्खनन की प्रतीक्षा कर रहा है। बॉयने घाटी की मिट्टी के नीचे नई कब्रें लगातार उभरती जा रही हैं। न्यूग्रेन्स में शीतकालीन संक्रांति लॉटरी के लिए हर साल 30,000 से अधिक आवेदन आते हैं, जबकि कक्ष के अंदर केवल 50 स्थान ही उपलब्ध हैं। उस सीलबंद पत्थर के दरवाजे ने अपने सारे रहस्य एक एक करके उजागर किए हैं। एक एक अंश, एक एक जीनोम, एक एक मिथक, एक। अगर इतिहास ने हमें काउंटी मीथ की इस पहाड़ी के बारे में कुछ सिखाया है तो वह यही है। सबसे चौंकाने वाली खोज लगभग निश्चित रूप से अभी भी अंधेरे में छिपी हुई है।